So in yesterday's class we had discussed about the equations of motion. तो हम लोगों ने equations of motion को समझा था कि तीन equation of motion है, फिर उसको हम लोगों ने derive भी किया था on the basis of mathematical method या mathematical proving के basis पर हम लोगों ने उसको explain किया था, और फिर उससे कुछ दूसरे relations को भी हम लोगों ने discuss किया था. And then we had started for the graphical representation. तो हम लोग graphical representation को start किए थे, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही समझे थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. तो आज हम लोग अपना इसी टॉपिक को आगे करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह के हो सकते हैं या किस तरह के लिए हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है. So you students, as I had yesterday already explained about that, for the graphical representation, we are going to use the simple graphical formation for two variable with x and y component. हम लोग यहाँ पर graphical representation के लिए x और y component का इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं से हम लोग represent करेंगे अलग-अलग तरह की चीजों को. और यहाँ पे जो हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, इनको हम लोग बेसिकली समझ सकते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के रूप में. तो ये किस किस तरह के ग्राफ होते हैं या इन ग्राफ में किस तरह के कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना होता है, इनको हम लोग स्टडी करेंगे. तो जैसे कि कल तुम लोगों को हम बता रहे थे कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करेंगे, जो तुम लोगों ने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ चुके हो उसके बारे में. और इसी को हम लोग एलॉबोरेटली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए दिखाएंगे या वेलोसिटी के लिए दिखाएंगे या एक्सेलरेशन के लिए दिखाएंगे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वाड्रेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स को दिखाते हैं. तो चलते हैं हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जब हम लोग दिखाएंगे फॉर द कंडीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या दिखाता है? सो व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, देन इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस और इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, देन इट यूज्ड टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और अ डिस्प्लेसमेंट. So for that concern, अगर हम लोगों को वो दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, जहां पर कि हम लोगों के पास x एक्सिस टाइम को डिनोट करेगा इन इट्स SI यूनिट एज सेकंड, और y एक्सिस जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा इन मीटर अगेन इन इट्स SI यूनिट. अब यहाँ पर जब हम लोग दिखाते हैं कि फॉर द कंडीशन दैट बॉडी इज मूविंग, अगर बॉडी मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो हम लोग वहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं एज स्ट्रेट लाइक दिस. सो देयर विल बी अ स्लोप. It is going to form a slope like this, and that slope can tilt according to the need or according to the necessity over there, as you all know about the coordinate geometries and you know how to plot the graph. So मान लो कि अगर हम लोगों को इसको इस तरह से अगर किसी ग्राफ के वैल्यूज को अगर पुट अप करते हुए बनाना होता, तो ये कुछ इस तरह का बनता, और यहाँ पर जब इस तरह का स्लोप बनता है तो याद रखना है कि एक यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म सिचुएशन को दिखा रहा है. से एज फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक इट फॉर दिस वन, सो दिस इज 0, दिस इज 5 सेकंड, दिस इज 10 सेकंड, एंड ओवर हियर द मूवमेंट इज से एज 20 एंड 40. तो तुमको यहाँ पे दिखेगा कि यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में वो डिस्प्लेस हो रहा है या यूनिफॉर्म पैटर्न में वो मूव कर रहा है. सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू बी एज अ यूनिफॉर्म मोशन वेयर यू डू गेट अ प्रॉपर स्लोप, जब तुमको इस तरह के प्रॉपर स्लोप की ऑब्जर्वेशंस हो जाती है. इसके अलावा मान लो कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जहां पे तुम्हारे पास जो ग्राफ बन रही है वो प्रॉपर स्लोप नहीं बन पाए, वो प्रॉपर स्लोप नहीं बन पा रहा है, यानी उसके जो 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 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. देन अंडर दैट कंडीशन व्हाट कैन बी देयर, द ग्राफ विल बी इन टिल्ट फॉर्म. ये इस तरह का टिल्ट फॉर्म बना देगा. वो जब इस तरह का टिल्ट फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है. अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है, जिसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी अलग अलग हो रही है. सो यहाँ पर अगर हम लोग देख पाते हैं, सो वी आर फाइंडिंग दैट द बॉडी इज कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड. thus it is called to be as a variable velocity or non-uniform velocity. But for the uniform condition, it will always represent in a form of a slope. Now, there is one more possibility which can be observed over there,
that the graph may be constructed as parallel to the time axis. ऐसा हो सकता है कि ग्राफ जो है वो तुम्हारा टाइम एक्सिस के पैरेलल भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर मान लो कि तुम्हारा ग्राफ इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बेसिस पर जब हम लोग बात करते हैं, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर आ जाता है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है द बॉडी इज एट स्टेशनरी सिचुएशन, द बॉडी इज नॉट मूविंग बिकॉज द बॉडी हैड just been placed to that particular position and the time is continuously passing, but the body is not changing its position from that particular point. It means that the body is in stationary situation. तो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पर समझना है कि किस तरह से हम लोग देखेंगे कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको स्टेशनरी कंडीशन बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, या फिर उसमें हम वेरिएबल मोशन के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हम लोग ग्राफ के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इसी में कुछ और चीजों को भी हम लोगों को समझने की जरूरत होती है। कभी कभी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस या ट्रिकी पैटर्न तुम लोगों को डाल दिया जा सकता है, जहां पर बोला जा सकता है या पूछा जा सकता है, इज इट पॉसिबल दैट the displacement time graph had been constructed in such a way that the line had been parallel to the y-axis, यानी y-axis के पैरेलल बन गया। अभी हम x-axis के पैरेलल तुम लोगों को बताए थे कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रुक गया। अगर हम लोग प्रीवियस कंडीशन को लेते हैं जहां पर कि हम तुम लोगों को बता रहे थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर इस तरह से बनता है, अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी 40 मीटर को डिस्प्लेस कर चुकी है। सपोज फॉर एग्जांपल वो यहां से स्टार्ट हुई, यहां से वो 40 मीटर के डिस्टेंस पे चली गई, 40 मीटर के डिस्टेंस पे चली गई और यहां पे जाकर वो रुकी हुई है फॉर द टाइम पीरियड वी आर ऑब्जर्विंग इट। हम लोग जितने देर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यहीं पर रुकी हुई है, ये यहां से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। सो वी विल से दैट दिस इज अ पॉसिबल कंडीशन, बट इज इट पॉसिबल दैट द लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि समय रुका हुआ है और बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करती चली जा रही है। अगर लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ जनरेट होती चली जा रही है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, then it shows that the body is changing its position but the time is not changing. Is it a possible condition? ये कभी नहीं हो सकता है। This is never possible. ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस चीज को हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। फिर इसी में हम लोगों को कुछ और भी चीजों को समझने की जरूरत है, जैसे कि फॉर द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों को किन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने में हेल्प हो सकती है, हम लोग इसमें किस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ अ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यू कैन बी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हो, देन यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तुम वहां पर बॉडी की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ द वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड? सो फॉर द कंडीशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिचुएशन, जो कि अभी हम लोगों के सिलेबस में यूनिफॉर्म कंडीशन ही है, तो इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिचुएशन के लिए ही बता रहे हैं, जहां पर कि हम लोगों को डिस्कस करना है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो वहां पर अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को इसमें से निकाला जा सकता है, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो हाउ दैट इज पॉसिबल? सो रिमेंबर दिस थिंग, द स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला ये कहां से आता है? तो देखो, जो स्लोप का फॉर्मेशन होता है, देन दैट इज tan थीटा। वहां पे tan थीटा का कंडीशन बन रहा है। किस तरह से? जैसे सपोज मान लो हमको यहां तक का ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर बन गया एक थीटा, और इस थीटा का कैलकुलेशन अगर हमको करना है तो इस परपेंडिकुलर और इस बेस का इस्तेमाल हम लोगों को करना पड़ेगा। सो दिस slope gives us the velocity. So how can we find this velocity? As I just now said, perpendicular by base. तो यहाँ पे perpendicular कौन है? यहाँ पे perpendicular की क्वांटिटी कौन दिखा रहा है? So perpendicular is to the y-axis, which is the displacement in meter. So that is the displacement in meter by. Now what is the base over here? यहाँ पर ये base क्या दिखा रहा है? That is the time period. वो यहाँ पर time दिखा रहा है in second.
और इसी के कैलकुलेशन से हम लोगों को निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड. So the velocity of the body can be calculated or can be understood with the help of a displacement time graph. तो हम लोग अभी यूनिफॉर्म सिचुएशन के लिए कर रहे हैं. अगर जब यही चीज हम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म सिचुएशन के लिए करना होगा, आगे के क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जहां पर कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्कस करना होगा, then we do have a curve like this. Suppose we do have a curve like this. तो इस तरह का अगर हम लोग के पास एक कर्व आ जाता है, जिसमें तुम लोग पढ़ोगे हाइपरबोला, पैराबोला, इस तरह से कंडीशंस होंगे कर्व के कि किस तरह से टर्न हो रहा है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के बेसिस पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर वहां पर उसको सॉल्यूशन करेंगे. तो फिलहाल के अभी के सिलेबस में हम लोगों का वो नहीं है. अभी के सिलेबस में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए है. तो यूनिफॉर्म सिचुएशन के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर स्लोप होगा. प्रॉपर स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हारे पास वहां पर बेस है, तुम्हारे पास वहां पर एल्टीट्यूड है, मींस परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का ही यूज करते हुए तुम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो. सो प्लीज बी माइंडफुल फॉर दिस थिंग. विद द हेल्प ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे के लिए देखते हैं. जो हम लोग को देखना है दैट इज फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, और उसी के साथ हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे. तो जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए देखते हैं, तो यहां पर भी हम लोग उसी तरह से फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, सच एज दिस वन. सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, जहां पर कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा दैट विल अगेन रिप्रेजेंट द टाइम इन सेकेंड, एंड द वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. ये यहाँ पर मीटर पर सेकेंड के बेसिस पर दिखाएगा. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, तो यहां पर भी हम लोग कुछ उसी तरह के कंडीशंस को लेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में समझा था. तो यहां पर अगर हम लोगों के पास यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन वी विल शो इट विद द स्लोप. इस तरह के स्लोप से हम लोग दिखाएंगे. तो अगर बॉडी यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, अगर वो यूनिफॉर्मली वो आगे की तरफ बढ़ रही है, then we do use to experience or we do use to observe कि यहां पर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, वो इंक्रीज होती चली जाती है. फिर अगर मान लो कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तब मेरा क्या हो जाएगा, तब देन माय स्लोप विल फॉल डाउन, माय स्लोप विल कम डाउन लाइक दिस. तो वो इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है. इसी में अगर हम लोग ने जैसे पीछे डिस्कस किया था, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन अगर बनेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन के दौरान यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास एक कर्व आ जाएगी. इस तरह का एक कर्व बन जाएगा. फिर से हाइपरबोला या पैराबोला का सिचुएशन बन सकता है, इस तरह का कर्व बन सकता है, जिससे कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है. As well as we know for this thing that the velocities do used to be a vector quantity. यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी में भी होता है. तो नेगेटिव वेलोसिटी भी होती है. तो नेगेटिव वेलोसिटी को अगर हम लोगों को दिखाना है, तो उसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यूज कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. But again, you need to go for according to your own syllabus this time. So in your syllabus, most of the questions will be for the first quadrant. Most of the questions will be for the positive velocity only. Yes, there can be some questions where you go for a situation where the velocity is declining, where the velocity is decreasing. Now, students, remember, when the velocity is decreasing, then you don't have to go for the negative condition. You have to go for the positive condition only. अगर मान लो तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वहां पे तुम्हारी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, तुम कहीं पे मोशन कर रहे थे और वहां से वो डिक्लाइन कर गई वो नीचे, तो ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है कि तुम एक किसी वेलोसिटी में थे, तुम एक किसी वेलोसिटी में थे, सपोज फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी में थे, और तुम्हारी वेलोसिटी वहां से डिक्लाइन कर गई इन अ पीरियड ऑफ टाइम, से एज 5, 10, 15 सेकंड. वो 15 सेकंड में वो डिक्लाइन करके वो जीरो हो गई. Then under that condition you can represent it for the first quadrant only. तो ये ध्यान देना है कि जब तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, then it will move in the upward direction, तब वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा. और जब तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, तब वहां पर तुम्हारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसके अंदर जो स्लोप बनेगा, that will be in the downward direction. So please be mindful for this thing because you have to do the calculations regarding to this kind of things.
सो यहाँ पर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब जब ये ग्राफ बन गया है तो हम लोग इसमें कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, देन इज इट पॉसिबल दैट द ग्राफ लाइन इज फॉर्मिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस? यस, दैट इज अगेन पॉसिबल। सो अगर हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहां पर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों के पास जो 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 फॉर्मेशन है, ये एक ऐसा फॉर्मेशन बनेगा जहां पर कि मेरे पास लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो सकता है। Now, what does this kind of condition represents? This kind of condition represents that body is in motion. देखो, पिछले वाले सिचुएशन में तुम लोगों को बताए थे जहां पर कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस पे, तो तुम लोगों को बोले थे कि वहां पे बॉडी जो होती है वो स्टेशनरी कंडीशन है। लेकिन यहां पर स्टेशनरी कंडीशन नहीं है, यहां पर क्या कंडीशन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी ट्रैवल करती चली जा रही है। So say as for example, this is 5, this is 10, this is 15, this is 2, 4, 6, 8, 10 and 12, so on and on. अगर हम लोग इसको किसी भी पॉइंट पर ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर ऑब्जर्व करेंगे, then we will find that the body is having the same velocity. बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वहां पर सेम है. The velocity is not changing over there. Hence, that is called to be as a uniform velocity or a constant velocity for the body over there. So ये चीज हम लोगों को याद रखना है। तो जब हम लोग बात करेंगे for the condition of a velocity time graph, वहां पर ये पॉसिबल है कि ग्राफ मेरा x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और जब x एक्सिस के पैरेलल बनेगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि that represents a uniform velocity, means there is no change in velocity. वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही है। But if you are getting a slope like this, अगर तुम्हारे पास इस तरह का स्लोप बन रहा है, then it means that there is a change in velocity. But that change is also uniform. In a uniform pattern only the velocity is continuously changing. Hence we do use to say that it shows uniform acceleration. अब ये कहां से आ गया? तो देखो, जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, then the physical quantities which we can calculate with the help of a velocity time graph, that are two things, that is the acceleration and the displacement of the body. ठीक है, हम लोग बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर कितना बॉडी ने एक्सेलरेट किया है, कितना वहां पर बॉडी डी एक्सेलरेट किया है या रिटार्डेशन हुई है, और वहां पे कितनी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इन सभी चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सपोज फॉर एग्जांपल वी डू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ. सो ओवर हियर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज आल्सो मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव, एंड ओवर हियर व्हेन द ग्राफ बीन प्लॉटेड, जब ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हुआ है, then this shows a uniform situation. यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सिचुएशन को हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को, अगर अलग अलग पर्टिकुलर पॉइंट पर इंडिविजुअली अगर हम लोग स्टडी करते हैं, then we will observe there that the velocity is changing, but the velocity is changing uniformly. So say as 5, 10, 15, over here 10, 20, 30. तो यहाँ पे देखोगे कि हर 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो एक सर्टेन वैल्यू के साथ इंक्रीज होती चली जा रही है, एक सर्टेन वैल्यू के साथ इंक्रीज होती चली जा रही है, एंड दिस इंक्रीजिंग condition is representing the change in velocity, and as we know that change in velocity represents by or through acceleration. हम लोग change in velocity को acceleration कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, जैसे कि अभी बताया, तो एक्सेलरेशन कहां से निकल के आएगा? स्लोप से। द स्लोप विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या दिखाएगा? acceleration for a velocity time graph. Remember, the slope of a velocity time graph represents as the acceleration. So over here, the slope of a VT graph or velocity time graph gives us the acceleration. तो अगर ये लाइन ऊपर की तरफ है, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, then it shows positive condition of acceleration. और अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है, then it represents negative form of acceleration, which is retardation. क्योंकि अगर नीचे की तरफ आ रही है तो जो वेलोसिटी है वो डिक्लाइन कर रही है, वेलोसिटी डिक्लाइन कर रही है, then that is negative acceleration, which is called to be as retardation. So please be remember for this. And once again, when we are going to calculate the slope over here, the slope will be calculated with the help of perpendicular upon base. तो स्लोप का ये बेसिक सा फॉर्मूला ही है। जब हम लोग को स्लोप को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस का यूज करेंगे, और उसके यूज से हम लोग इसके कैलकुलेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं।
So always please remember everyone that whenever you have to go for the calculation of the velocity time graph, then with the help of the slope of the velocity time graph, you will be able to calculate its acceleration. If the slope is going in the upward direction, then that is showing the acceleration, and if it is coming in the downward direction, then it is representing retardation. The second quantity which you can calculate with the help of a velocity time graph, that is the displacement of the body. Now, how can you be able to calculate the displacement? So suppose, for example, you had constructed the slope, or you had constructed the graph. Your graph came in this way. Your graph had formed in this form. So what does this represent? This represents that from this point, say as this is O point, so till O to A, uniformly you had increased your velocity. Then from point A to B, you had gone with the same velocity. Your velocity was constant. And then from point B to C, you had uniformly declined the velocity and you came to rest over here. So over here, you are having the velocity over here as meter per second. You do have the time over here in second. Now, what can you be able to calculate over here with the area? So when you have to go for the displacement, then that goes for the area under the graph. Okay, so always please remember everyone, the area under the graph will help you to identify or to locate out the displacement made by the body in this situation. So for a particular condition, suppose this graph had been provided to you for the calculation, and it has been asked that what is the total distance or displacement covered by the body. You just need to go for the calculation of the area under this particular graph. अगर तुम लोग इस ग्राफ के अंदर का एरिया को आइडेंटिफाई कर लो, अगर इसको तुम लोग समझ जाओ, तो इसके बेसिस पर तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस बॉडी ने इस दौरान, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. और कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन के लिए, तो लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल. हम लोग वहां पर दोनों को इक्वल रखेंगे. अब देखो, अगर सपोज मान लो कि किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि तुमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस टिल द पॉइंट बी, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो और तब फिर जो एरिया यहाँ पर आ रहा है, जो एरिया तुम्हारे इसके अंदर आएगा, ये वाला पोर्शन जो आएगा, उस एरिया का कैलकुलेशन कर लो. तुम लोगों के पास अलग अलग सॉलिड फिगर्स और रेगुलर फिगर्स का एरिया का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम. सो व्हाटएवर द काइंड ऑफ फिगर इट इज गोइंग टू फॉर्म, यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट आउट. So that is the second thing which you can calculate with the help of a velocity time graph, जो velocity time graph के लिए हम लोग दिखा सकते हैं. तो ये था हम लोगों का velocity time graph. अब इसी के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं acceleration time graph. अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरह से है? अब ये भी सेम उसी तरह के पैटर्न पे जाएगा जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले दो ग्राफ पैटर्न्स को लिए थे. और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, जहां पर कि एक्स एक्सिस अगेन विल शो द टाइम पीरियड एंड द वाई एक्सिस विल शो द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The upper one will show the acceleration and the lower will show the deceleration or retardation. तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है. तो जब हम लोग यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब हम लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न की कैलकुलेशन करेंगे, देन रिमेंबर वी आर मोस्टली रिप्रेजेंटिंग फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं. तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे या तो इस फिगर के लिए या तो इस फिगर के लिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, इसमें देख रहे हैं यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी. तो जब बॉडी एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली, तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है. तो सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, इस तरह से चलते चली जा रही है. तो अगर यूनिफॉर्मली बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्म कंडीशन में वो अपनी वेलोसिटी चेंज करती चली जा रही है, देन अंडर दैट कंडीशन वी विल ऑब्जर्व दैट माय वेलोसिटी विल माय एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट ओवर देयर. यानी मेरा एक्सेलरेशन वहां पर कांस्टेंट रहेगा. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हो गया? वो लाइन पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए. अगर पॉजिटिव में एक्सेलरेशन है
तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज करेंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, सो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तब हम लोग उसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट पुट अप कर देंगे और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट अप करेगा। तो जब भी किसी भी जगह पर हम लोगों को यूनिफॉर्म सिचुएशन में वेलोसिटी में चेंजेस देखती हैं, जब हम लोग यूनिफॉर्म कंडीशन में वेलोसिटी में बदलाव देखते हैं, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन बनता है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। एंड फॉर दैट यूनिफॉर्म कंडीशन, जब वहां पर हम लोग उस यूनिफॉर्म सिचुएशन में देखते हैं, देन माय ग्राफ लाइन यूज्ड टू बी पैरेलल टू माय x-axis. So that is one of the very, very important thing which you can go for. And once again, here you will not get any line parallel to the y-axis. यहाँ पर भी तुम्हारे पास y-axis के parallel कोई line नहीं होगी. So these things were there which we have to discuss today. And as our class is going to end up in few seconds, so I will request everyone, you just go and revise through all these topics. And wherever you do have any problem or any doubt, you please feel free to ask me. Wherever you have doubt, wherever you have any confusion, if you haven't understood anything, just please drop me the question. I will surely give you the answer. Not possibly that at that very time, but surely I will try to give you as soon as possible. Okay. So today I'm ending up over here. Tomorrow again, we will have our physical class and over there we will study some more things. Okay. So thank you for now. Good night, everyone. Bye.